एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हमारे साथ हैं नए मेहमान। सबसे पहले अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी। धन्यवाद। हम चर्चा करेंगे यूपीए 2 की जो उठापटक है, ममता बनर्जी हो या पवार साहब हो। इधर कुछ दिनों से जो चर्चा है कि पवार साहब और कांग्रेस के बीच में अवधेश जी जिस तरह की खास करके जिस तरह की खींचतान है, उसके पीछे आखिर है क्या? कौन सी बात है जो आप देख रहे हैं, जो ये पवार साहब और कांग्रेस के बीच में सोनिया गांधी से बैठक करते हैं, उसके बाद निकल के कहते हैं कि हम सरकार से अभी औपचारिक इस्तीफा भी नहीं दिया, कहते हैं हम सोमवार को बैठक भी करेंगे। तो ये क्या हो रहा है आखिर यूपीए 2 में? आप खुद समझते हैं कि इस समय जो हमारे देश की राजनीति है उसमें भूमिका निभाने वाले राजनेताओं को स्वयं भी पता नहीं होता है कि हमको आगे क्या करना है। हमारा देश जो है राजनीतिक रूप से ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां राजनेता ज्यादातर अनिश्चय और दुविधा की स्थिति में है और राजनीति ने वो स्थिति पैदा कर दी है। ममता बनर्जी की भूमिका आप देखिए, ये एकदम सर्किल घुमाते हुए फिर वहीं आ गई है। इस समय जो मसला है शरद पवार जी का, वो बहुत स्वाभाविक है और जो उनका रुख है वो न्याय संगत भी है कई दृष्टि से। मसला क्या है? सबसे पहले तो ये मसला देखिए, इस समय देखिए 2-3 मसले तो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि इस यूपीए सरकार में पिछले 1.5 सालों में जिस ढंग से शरद पवार महंगाई को लेकर के हो, किसानों की समस्याओं को लेकर के हो या अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार को लेकर के हो, जिस ढंग से निशाना बने हैं, तो जैसे कांग्रेस पार्टी और बाकी अपने नेताओं की रक्षा करती है उस प्रकार से इनके लोगों की रक्षा नहीं की है। और जो महाराष्ट्र में आदर्श घोटाला है उसमें भी कांग्रेस अपने नेताओं की रक्षा में तो लगी है, लेकिन जो एनसीपी है उनके बारे में वहां कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे कई चीजें आ गई हैं और इस समय आपको मालूम है कि इंडियन एयरलाइंस और को पूरा लेकर के उसके पीछे जो खींचतान हुई है और जिस प्रकार से कई स्टोरी आई है कि उसमें कैसे बेईमानी हुई, शैतानी हुई, उसमें प्रफुल्ल पटेल के फंसने का भी मामला आ रहा है। जो पैकेज एयर इंडिया को दिया जाना था वो प्रणब मुखर्जी ने अंतिम समय में रोक दिया था। तो ये सब छोटे छोटे ऐसा सारे मसले थे। लेकिन इस समय मसला यह है कि राहुल गांधी नाम का व्यक्ति अगर यूपीए में अगर वो सरकार में आते हैं तो उनका स्थान क्या होगा और मेरा स्थान क्या होगा? ये राहुल गांधी और अगर मनमोहन सिंह हट के राहुल गांधी आते तो शरद पवार को शायद समस्या नहीं होती, क्योंकि उसके बाद दूसरा स्थान उनका हो सकता था। लेकिन मनमोहन सिंह के रहते अगर राहुल गांधी आ रहे हैं तो अपनी स्थिति वहां बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपने लोकसभा कवर किया है, आप देखते रहे होंगे कि मनमोहन सिंह, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, उसके बाद शरद पवार, ये बैठने का क्रम रहता था। तो चूंकि प्रणब मुखर्जी चले गए तो वो क्रम अब किसका होगा? अगर राहुल बैठते हैं तो उसमें पीछे आएंगे। तो इस समय वो तो ये सीट का बेसिकली जो है नंबर 2 की लड़ाई आप नंबर इस समय तत्काल हुई है। क्या वाकई यूपीए के जो इस वक्त एनसीपी और कांग्रेस के बीच की जो लड़ाई है वो नंबर 2 की लड़ाई है या ये कुछ और है इस वक्त जिसके खुलासा वो करते करते प्रफुल्ल पटेल रह गए? नहीं, मैं समझता हूं कि जो अवधेश भाई ने जो पहली बात कही है वो बड़ी तार्किक है और उसमें सारी बात छुपी हुई है। और हमेशा किसी ऐसे मामले को सार्वजनिक तौर पे तो नहीं कह सकते कि डीएमके के लोग कहें कि साहब आप हमारे लोगों को तो पकड़ रहे हैं और अपने लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं, यानी हमारी चोरी मत पकड़िए और अपनी पकड़िए। तो ये जो बात कही जा रही है, चाहे वो महंगाई का मामला हो, किसानों का मामला हो, भ्रष्टाचार का हो, आदर्श वाला मामला सामने आया, प्रफुल्ल पटेल का आप सब जानते हैं कि कहते हैं कि कितनी लंबी स्ट्राइक चली है और इसमें जो तमाम अंदर खेल हुआ है उस खेल में वो लोग पकड़े जा रहे हैं जो कांग्रेस के नहीं है। आप जिस तरीके से 2 मुख्यमंत्रियों को क्लीन चिट दी गई आदर्श के मामले में और उनको फंसाया गया, एक कहानी वो है, उससे त्रस्त है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एनसीपी को थोड़ी देर के लिए हटा के देखें तो शरद पवार का कद एक जमाने प्रधानमंत्री बनने वाला था और बार बार शरद पवार अपनी प्रधानमंत्री पर क्लेम भी करते रहे। अब राहुल गांधी सरकार में जाएंगे तब नंबर 2 पे बैठेंगे ना, कोई कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट होने के बाद तो बैठ नहीं रहे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पे पहले उनका नाम डाला गया कि आप नंबर 2 हैं, जब वो वहां पहुंचे तो वहां नंबर 2 के एंटोनी बैठे हुए थे, फिर उसके बाद में पता चला कि पूरी वेबसाइट ही गायब कर दी गई है। तो ये भी एक ऐसा दर्द है जिसको राजनीतिक तौर पे ये नहीं पब्लिकली कहेंगे कि हमें नंबर 2 नहीं बनाया जा रहा है, लिहाजा हम ना। लेकिन जिस तरह से आज प्रफुल्ल पटेल ने इस बात को खारिज किया कि हम इतने छोटी सी बातों पर हम इसको नहीं समझते हैं कि शरद पवार जी इतने छोटे आदमी हैं कि इस छोटी सी बात को बड़ा बनाएंगे इसकी कोई। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत साफ की, उन्होंने जो संकट है
जो बातें हैं उसको तो उन्होंने खुलासा नहीं किया, उसका कि बोला कि हम डिस्कस कर रहे हैं कांग्रेस। तो आखिर ये क्या डिस्कस क्या कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं ना कि ये जो बात कह रहे हैं कि अगर आप ये भी डिस्कस नहीं कर रहे कि आप जो हमारे लोग फंस रहे हैं उनको तो आप सजा दे रहे हैं, आप ये भी नहीं कह रहे कि हम इतनी तुच्छ चीज 2 नंबर के लिए परेशान है, तो फिर यकायक ऐसी कौन सी बात हो गई कल परसों? आप जनता से जुड़े हुए किसी मसले के लिए परेशान है नहीं, ना महंगाई के लिए, ना भ्रष्टाचार के लिए, ना किसी अन्य कारणों से, ना सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। ऐसे आखिर कौन सा मुद्दा है जो यूपीए को इस वक्त दिलीप ये तमाम मुद्दे को यकायक भी खड़े भी नहीं, लेकिन ये मुद्दा तो है ही है। लेकिन क्या मुद्दा है? क्या ये 2 नंबर? ये मुद्दे कोई अभी नहीं खड़े हुए, ये तो बहुत अब नहीं, इस समय नाराजगी का कारण इसलिए है कि प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद एक समीकरण बदल रहा है सरकार के अंदर। प्राइम मिनिस्टर के बाद की जो स्थिति है वो पूरी बदल रही है, और उसमें शरद पवार अगर वरिष्ठ हैं तो ये कांग्रेस का एक शिष्टाचार ही होना चाहिए था वो करने के लिए। क्योंकि देखिए, शरद पवार ने राष्ट्रपति चुनाव पर पीए संगमा की बलि चढ़ा दी, लेकिन वो इनका जो है समर्थन किया है प्रणब मुखर्जी का। इसलिए वो इस समय तक शरद पवार एक बहुत ही, और जिसको बोलते हैं मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं वो। नहीं, लेकिन बहुत सामंजस्य बना के, नहीं देखिए, लेकिन यूपीए के साथ संपूर्ण सामंजस्य बना के यूपीए को कभी भी ऑकवर्ड सिचुएशन में जैसे बाकी कई साथियों ने लाया, उस व्यक्ति ने नहीं किया है। आप चाहे मजे हुए खिलाड़ी जो भी कह दीजिए, वो बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी का ही निशानी है कि वो कहीं हो रहा है। लेकिन इस समय भाई फैसला तो होना चाहिए ना, इसमें बुराई क्या है? वर्तमान राजनीति जो है, जब आप गठबंधन की सरकार चलाते हैं तो ये पाउंड ऑफ फ्लेश के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल क्या वाकई यही है पुष्पेंद्र, या कुछ और है कि मंत्रालय और बढ़ाना चाहिए, या वो सब हो सकता है? देखिए, वो हम अनुमान लगा सकते हैं। शरद पवार को लगता होगा इस वक्त की ये समय है और ये सारी चीजें हैं इस वक्त। ये तो बात तय है कि यूपीए मनमोहन सिंह यूपीए 2 प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद जो उसमें राजनीतिक संकट मोचन था वो तो नजर कहीं आता नहीं है। ऐसे में यूपीए कमजोर है इस वक्त, यूपीए 2 कमजोर स्थिति में खड़ा हुआ है, हालात खराब हैं, पार्टी नेता बेलौस बयान दे रहे हैं, सरकार के पास अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ भी नहीं है। शरद पवार अगर मजे हुए खिलाड़ी हैं और होना भी चाहिए तो ये राइट टाइम है उनको हैमर करने का। ये जो बात अवधेश जी ने कहा, इट्स अ पॉलिटिकल पोस्चरिंग। यस, इट्स अ पॉलिटिकल पोस्चरिंग। इसमें एक बात मुझे और नजर आ रही है, सही समय पे सही राजनीति। लेकिन एक बात मुझे और नजर आ रही है जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए, कि देखिए, शरद पवार को 2014 का चुनाव भी दिख रहा होगा, और जिस ढंग से यूपीए की आभा मलिन हुई है इस समय चारों ओर लेकर के, तो ऐसी कुछ बातें जरूर होंगी जो इस समय वो रखना चाह रहे होंगे। एक परिवर्तन की घड़ी है उनके जाने के बाद, वो पॉलिसी के लेवल पर होगा, साथियों के साथ संबंधों के लेवल पर होगा, फिर आपको मालूम है कैबिनेट में परिवर्तन हो रहा है, राहुल गांधी और साथ ही साथ ये बताने के लिए होगा कि हमने जरूर जो है 2.5 साल के करीब जो है ये इस प्रकार से व्यवहार किया है, लेकिन हमारा भी कद है, हमारी भी मानसिकता है, हमारा भी देश में एक स्थान है, इसलिए हम ये चाहते हैं, इसके अनुसार अब आगे सरकार चलनी चाहिए। ऐसी कई बातें उसमें हो सकती है। और इस समय जैसे मैंने आरंभ में कहा, उसको थोड़ा सा विस्तारित करिए। देखिए, हमारा देश इस समय संसदीय लोकतंत्र में, चूंकि यहां दलीय प्रणाली है इसलिए दल प्रमुख है, और इस समय भारत के किसी भी दल को आप देख लीजिए तो वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि इस दल का इस मामले पर अगला स्टैंड क्या होगा। ये ऐसी भयावह स्थिति भारत में पहले नहीं आई थी कभी। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, तो अभी लेकिन कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी का दिमाग साफ रहता था कि हम उस समय हमको क्या करना है। इस समय एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, जो जनता के बीच में नहीं गया, और स्वयं कांग्रेस सरकार के प्रबंधक। एक महत्वपूर्ण बात है पुष्पेंद्र आप कि इस बीच में अगर आप देखें ममता से, चाहे यूपीए में जो खटपट हुआ, उठापटक हुआ, ममता के साथ जिस तरह के संबंध रहे, उसके बाद शरद पवार की जो बात, कल कैबिनेट में जब नहीं गए तो प्रधानमंत्री खुद इनिशिएटिव लेके इन तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, इन पार्टी इन दलों से बातचीत कर रहे हैं। अब वो प्रणब मुखर्जी जो भूमिका निभाते थे, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खुद से राजनीतिक तौर से एक एक्टिव भी हुए हैं। इसका जी मैं मानता हूं, लेकिन एक चीज को जरा देखें, क्या कहते हैं कि जब ये क्राइसिस खड़ा हुआ, जो बात अवधेश जी कह रहे हैं वो ये भी है कि जिस तरीके से 2014 का मामला सामने है और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है कि वो कोई बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, तो राहुल गांधी के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि वो बड़ी भूमिका कल निभाना चाहते थे तो कल निभा सकते थे, आज निभा सकते हैं, 10 साल पहले निभा सकते थे। तो शरद पवार के सामने अपना जो राजनीतिक कद है देश के सामने, उसे बचाने का भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि AK एंटोनी अगर बैठ सकते हैं प्रधानमंत्री के नेक्स्ट और वो नंबर 2 की कुर्सी पर लेते, तो अगर कल या आने वाले समय में राहुल गांधी भी आ गए तो ये तो सब जानते हैं कि राहुल गांधी तो शरद पवार से पीछे नहीं होंगे। एक दूसरी बात ये
कि आप ये भी देखें कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से यू टर्न लिया, जिन हालातों से लिया, वो राजनीतिक कारण अलग हो सकते हैं, और ममता अकेले सरकार चला रही है बंगाल में, उनको कांग्रेस की इतनी जरूरत नहीं है। कई बार कह चुकी है कि हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है, लेकिन शरद पवार महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर के। तो जिस तरीके से ममता लौट के आई, उससे कांग्रेस के अंदर ये एरोगेंसी और पैदा हो गई है कि आपके पास जाएंगे कहां। तो अगर हम आपको नंबर 2 नहीं रख रहे तो नंबर 3 रखें, आप रख लिया, यही बड़ी बात है। अगर आपको जाना चाहते हैं तो चले जाइए। तो ये एरोगेंस भी बढ़ा है कि जिस तरीके से ममता, लेकिन यहां आपने खुद बताया कि महाराष्ट्र में चूंकि दोनों पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि अकेले बल पे सरकार चला पाए। मैंने कहा ना, ये पॉस्चरिंग इसीलिए कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग एक पहलू मुझे और नजर आ रहा है। जैसे राष्ट्रपति चुनाव के पहले देखिए, इस समय देश में लग रहा था ना, जैसे ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव चाहती हैं, जयललिता लोकसभा चुनाव चाहते हैं, मुलायम सिंह यादव लोकसभा चुनाव चाहते हैं। ये कोशिश हो सकती है कि भाई कांग्रेस को अगर कम सीटें आती हैं तो कांग्रेस को और बीजेपी को बाहर रख के भी एक सरकार 1996 की तरह इतनी सीटें आ जाए, ये हो। तो अगर जो आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि इसमें कुछ और है, तो ये एक जो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जो भी कहिए, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जैसे ममता ने तो अपना स्टैंड ले लिया है साफ साफ कि भाई हम सरकार में जरूर रहेंगे लेकिन हम आपके साथ हर स्तर पर नहीं है। तो यह भी संभव है कि ये राज्य में आपके साथ रहते हुए भी केंद्र में एक नई राजनीति का संकेत देने की दृष्टि से, चूंकि एनसीपी के अंदर ये विचार चल रहा है लंबे समय से, यह हो सकता है कि ये सारे डीएम के भी सरकार से प्रसन्न नहीं है, एनसीपी की हालत ये हो जाए, ममता बनर्जी हो जाए, तो ये शायद एक नया समूह खड़ा करने की दृष्टि से अपने को पोस्टर आपको लगता है कि कोई एक इस तरह का गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी एक नया मंच की शुरुआत कुछ आपकी ये अभी बहुत प्रीमेच्योर है। लेकिन मैं जो बात अपनी एक लाइन में आकर खत्म करना चाहता हूं वो ये है कि आप ये देखें कि जिस तरीके से शरद पवार प्रणब मुखर्जी को लेकर के बाल ठाकरे से मिलवाने गए थे, जिस तरीके से उस कैंपेन में शामिल थे, ममता के यू टर्न के बाद कांग्रेस की यह हालत हो गई कि कांग्रेस ने वो एरोगेंसी की कि सही हामिद अंसारी के नाम की जब मीटिंग थी उसमें शरद पवार को बुलाया तक नहीं, पूछा तक नहीं, उनसे राय तक नहीं ली। कैबिनेट तो क्या उपराष्ट्रपति चुनाव पे कुछ आपको लगता है कि अगर जिस तरह की चीजें बन रही है कि क्या इस तरह से हो सकता है? लेकिन आप ये देखें कि कांग्रेस उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस पे असर पड़ सकता है। मुझे लगता है इसलिए नहीं है कि कांग्रेस के पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मुलायम सिंह बगैर कहे आ गए, मायावती पहले आ गई, और जिन ममता बनर्जी ने इतनी लंबी कोशिश की वो 2 दिन पहले आ गई। तो कांग्रेस ये समझ में आ गई है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, अगर हमसे कोई दूर जाने की कोशिश करेगा तो जा नहीं पाएगा। शरद पवार को कम से कम कैबिनेट कमेटियों, सिक्योरिटी अफेयर्स में तो होना ही चाहिए। जी चलिए एक छोटा सा जो ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक लेने से पहले आपको बता देते हैं कि हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव पर।